कैसे हो सभी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, माय नेम इज विजय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस लर्निंग हब विज्ञान प्रशस्ति। सो गाइज, ये जो लेक्चर होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 2 होगा। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों पार्ट 1 देख के यहाँ पर आए हो, तो डेफिनेटली पार्ट 1 में हम लोग बहुत सारे चीज डिस्कशन कर लिए थे। एटॉमिक मॉडल के ऊपर दोस्तों बात किए थे कि उसका हिस्ट्री क्या था, जैसे कि डेमोक्रिटस का स्टेटमेंट क्या था रिगार्डिंग एटॉम्स, एंड देन ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटिक्स का तो बात कर लिए थे। उसके बाद दोस्तों हम लोग इंडियन फिलोसोफर ऋषि महर्षि कौनद का बात किए थे वैदिक पीरियड का। तो उन्होंने क्या बताया था कि एक छोटा मतलब कोई भी सब्सटेंस, एक प्योर सब्सटेंस को अगर छोटा करो छोटा करो छोटा करो, इतना छोटा करो कि उससे और छोटे में नहीं जा सकते, तो डेफिनेटली दोस्तों वो उस चीज को अणु बोला। एंड उसके बाद बोला कि ये जो अणु है ये 2 और मोर पार्टिकल से बना होगा दोस्तों, एंड उसी का नाम होता है परमाणु। तो अणु और परमाणु के ऊपर हम लोग बात कर लिए थे। उसके बाद दोस्तों एक स्कूल टीचर आया, यस डेफिनेटली एक स्कूल टीचर आया, एक इंग्लिश स्कूल टीचर जिसका नाम था दोस्तों डाल्टन। तो डाल्टन का जो परमाणु मॉडल था, जो थ्योरी था, उसके ऊपर हम लोग बात कर लिए थे कि कोई भी सब्सटेंस छोटा छोटा पार्टिकल से बना होता है, दैट इज कॉल्ड एटॉम्स। एटॉम्स इंडेस्ट्रक्टिबल है, यूनिक की उसको हम लोग ना तो खत्म कर सकते ना तो बना सकते, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और दोस्तों ये बात बोले थे कि एटॉम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम आर एलाइक, यानी कि उन लोगों का मास एटॉम मास सेम होंगे, वो लोग एक ही नेचर में होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होंगे। तो ये चीज था। और उसके बाद ये भी बात कर लिए थे कि एटॉम्स कंबाइंस इन अ डेफिनेट रेशियो टू फॉर्म द मॉलिक्यूल, एंड एटॉम्स कंबाइन एटॉम्स इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। तो ये सारा बात डाल्टन्स का जो एटॉमिक मॉडल था उसके ऊपर चर्चा थी। और दोस्तों उसके बाद हम लोग और भी डिटेल्स में बात की कि हाँ ये जो थॉमसन मॉडल, इसके बाद हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े, यानी कि एटॉम्स को दोस्तों जो सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड करते हैं, लाइक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टाइन। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। उसके बाद दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक। तो इतना सारा कहानी बोलने के बाद उन लोग का मास, उसके बाद उन लोग का चार्ज, लाइक सब कुछ बात कर लिए थे। और ये भी बात कर लिए थे दोस्तों कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो दोनों न्यूक्लियस के अंदर रहता है चुप के बैठ के, और दोस्तों बाहर में क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स रहता है डिफरेंट ऑर्बिट में। तो यही सब तो कहानी। उसके बाद दोस्तों एकदम लास्ट में बात कर लिए थे थॉमसन मॉडल के ऊपर, क्योंकि थॉमसन मॉडल के ऊपर चर्चा जब हम लोग कर रहे थे तो आप लोगों को ये समझाया गया है दोस्तों कि वहां पर क्या है, उसने क्या किया कि एटॉमिक मॉडल को एक स्फीयर टाइप का सोचा, और उसने बोला कि क्या ये जो पॉजिटिवली चार्ज है वो पूरा सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एक एटॉम्स में, एंड दो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो वहां पर क्या होता है एम्बेडेड रहता है, जस्ट लाइक दोस्तों वाटरमेलन। और उसके बाद इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। तो ये मॉडल उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, हाँ, यानी कि वहां पर से हम लोग को जो कंसेप्ट आया निकल के दोस्तों वो है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, यानी कि एटॉम्स जो होता है वो एकदम एटॉम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि न्यूक्लियस के पास जितना पॉजिटिव चार्ज होता है सेम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोस्तों न्यूक्लियस के बाहर होता है, यानी कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में होता है। तो ओवरऑल एटॉमिक न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट थॉमसन मॉडल से आया था। बस यहीं तक दोस्तों हम लोग फर्स्ट लेक्चर में बात किए थे। अब पूरा ध्यान लगाओ, एकदम पूरा फोकस के साथ आप लोग सेकंड लेक्चर की शुरुआत हम लोग दोस्तों करने जा रहे हैं। तो चलो वही जोश भरी एकदम उम्मीद भरी क्लास का स्टार्ट हम लोग करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग पूरा रिकैपिचुलेशन करने के बाद आज का लेक्चर स्टार्ट करोगे। डेफिनेटली सारा बताया हुआ यहाँ पर पॉइंट्स आप लोग कॉपी में नोट करोगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाओ अपना कॉपी में, आप लोग प्यारा सा हेडिंग लगाओ, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है। अब देखो यहां पर पहला पॉइंट जो हम लोग यहां पर आज बात करने वाले वो है आपका रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, तो चलो हेडिंग लगाओ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड गोल्ड मॉडल, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। इसको दोस्तों और एक नाम से जाना जाता है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, अल्फा
पार्टिकल अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, ठीक है। मॉडल और एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल भी इसको बोलेंगे। स्कैटरिंग क्या लिख दिया हम, स्पेलिंग देखो, स्कैटरिंग वही सोच रहे थे कि क्या लिख रहे हैं, स्कैटरिंग मॉडल। सो दोस्तों देखो यहां पर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, एक मिनट आप लोग ना सही कर लो स्पेलिंग को पहले तो, स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो देखो इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग पहले बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे क्या है एक्सपेरिमेंट में क्या बोला गया है। देखो एक्सपेरिमेंट में बात कर रहे हैं कि एक गोल्ड फॉयल लिया गया दोस्तों, बहुत पतला किया गया उसको, गोल्ड फॉयल को क्या किया गया कि बहुत पतला किया गया। तो गोल्ड फॉयल को आप लोग पहले बहुत पतला कर दो, ठीक है। गोल्ड फॉयल को लेके बहुत पतला बनाना है। देखो एक चीज है ना कि मेलिएबिलिटी के बारे में आप लोगों को पता है कि ये जो मेटल होता है उसको पतला लेयर में बनाते हैं, लाइक। तो गोल्ड के पास दोस्तों ऐसा प्रॉपर्टी है कि गोल्ड को लेके हम लोग बहुत ही पतला बना सकते हैं, तो इसीलिए रदरफोर्ड ने गोल्ड को चूज किया और गोल्ड को लेके एक बहुत ही पतला लेयर बनाया, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहां देख सकते हो। अब देखो यहां पर क्या हुआ दोस्तों कि अल्फा पार्टिकल का रिक्वायरमेंट है, अल्फा पार्टिकल चाहिए हम लोगों को, अल्फा पार्टिकल। अब दोस्तों अल्फा पार्टिकल होता क्या है, आप लोगों को बोले थे कि अल्फा पार्टिकल के बारे में पढ़ के आना। तो दोस्तों अल्फा पार्टिकल होता है, देखो ये होता है आपका हीलियम, ये होता है आपका हीलियम का न्यूक्लियस। अब यहां पर क्या करना है कि बाहर में दोस्तों दो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हीलियम का रहेंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम लोग निकाल दे दोस्तों, तो अगर निकाल दे तो आपका क्या बनेंगे हीलियम 2 प्लस। और यही जो हीलियम 2 प्लस जो पार्टिकल्स है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे अल्फा पार्टिकल्स। ये डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल्स को क्या बोलेंगे, ये इसको बोला जाता है अल्फा पार्टिकल्स। बोलो ध्यान से इसको, आई मीन समझ में आया कि नहीं बताओ, ध्यान से सुनो इसको। क्या बोल रहे हैं कि जो हीलियम एटॉम है उससे दो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर करना है, और दो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर करने के बाद जो पार्टिकल्स मिल रहे हैं, जो आयन्स मिल रहे हैं, डबली पॉजिटिव चार्ज यहां देख रहे हैं आप लोग को, और इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे अल्फा पार्टिकल। अब देखो अल्फा पार्टिकल का सोर्स कहां है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो अल्फा पार्टिकल का सोर्स आप लोगों को कहां मिलेंगे ना सर, मिल जाएंगे अगर हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से क्या है दोस्तों इस चीज का आपको मिल जाएंगे सोर्स, ठीक है। ये इसका क्या है सोर्स है, ये इसका क्या है सोर्स है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब देखो यूरेनियम थोरियम ये सब आप लोग ले सकते हो। अच्छा ठीक है, ये तो मिल गया। अब देखो एक्सपेरिमेंट क्या था उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो क्या हुआ कि अल्फा पार्टिकल्स मिल गया। अब दोस्तों क्या हुआ कि रदरफोर्ड ने क्या किया कि इस अल्फा पार्टिकल को लेके बहुत सारा अल्फा पार्टिकल्स क्या किया कि इस गोल्ड फॉयल के थ्रू जो है भेजना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स को लेके क्या किया कि गोल्ड फॉयल के थ्रू भेजना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ऐसा करके अल्फा पार्टिकल्स जा रहा है दोस्तों, ऐसे करके अल्फा पार्टिकल्स जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, एकदम बहुत बढ़िया तरीके से जा रहा है दोस्तों, एकदम बहुत ज्यादा मात्रा में अल्फा पार्टिकल्स जा रहा है ऐसे। तो एक चीज नजर आया कि एक बहुत सारा मतलब मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन क्या हुआ कि क्रॉस कर गया है। यहां पर देख सकते हो आप लोग इतना सारा यहां पर जो है अल्फा पार्टिकल्स जो भी भेजा गया है इसके थ्रू दोस्तों, एटॉम्स के थ्रू, तो ये विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, तो यहां पर लिख लो आप लोग विदाउट डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ये क्या हो गया कि ये लोग क्रॉस करके चला गया एटॉम को। लेकिन यहां पर आपको मिल जाएंगे दो चार ऐसा जो कि एकदम स्लाइड डिफ्लेक्शन हुआ, जैसे कि यहां देख सकते हो आप लोग एक थोड़ा सा डिफ्लेक्शन यहां पर नजर आएंगे, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन। इस जितना नजदीक आप उस सेंट्रल पॉइंट के नजदीक जाओगे तो वहां से आपको थोड़ा क्या हो जाएगा डिफ्लेक्शन नजर आएंगे, यहां डिफ्लेक्शन नजर आएंगे। समझ में आया कि नहीं बताओ। अब देखो दोस्तों तो ये चीज समझ में आया आप लोगों को। अब देखो एक चीज ध्यान से देखना है आप लोगों को, एक दोस्तों एक, ठीक है, एक अगर आप लोग बात करो कि
20 हजारों में से एक, ठीक है। इतना भारी मात्रा में भेजने के बाद एक क्या हुआ, एक के साथ ये चीज हुआ कि वो जिस रास्ते में जा रहा था वो एकदम मतलब 180 डिग्री बाउंस बैक कर गया। मतलब जिस रास्ते में वो जा रहा था अल्फाबेटिकल, उसी रास्ते में मोड़ लेके वो 180 डिग्री क्या हुआ, रोटेट कर लिया, एकदम पूरा बैक कर गया। 180 डिग्री उसका डिफ्लेक्शन हो गया, पूरा वो बाउंस बैक कर गया, पूरा जो है वो बाउंस बैक कर गया एकदम। दोस्तों जिस रास्ते में जा रहा था उसी रास्ते से वापस भी आ रहा है। तो यहां पर से आप लोग को वो चीज मिल जाएंगे, यहां पर से वो चीज मिल जाएंगे, यहां पर से वो चीज मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 180 डिग्री एकदम पूरा बाउंस बैक हो गया। तो इससे क्या चीज आ रहा है नजर में, इससे क्या चीज पता चल रहा है दोस्तों कि साथियों, यहां से ये चीज पता चल रहा है कि देखो भाई आप लोग को एक चीज नोटिस करना है कि मैक्सिमम पार्ट में जैसे कि कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो इससे ये चीज नजर आ रहा है कि मैक्सिमम पोर्शन तो वैकेंट है, एटॉम का मैक्सिमम पोर्शन तो मतलब फ्री है, एटॉम का मैक्सिमम पोर्शन तो एकदम एम्प्टी है। तो ये पॉइंट आप लोगों को यहां से समझ में आ गया, एक नंबर पॉइंट कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटॉम, ये तो पूरा एम्प्टी है दोस्तों, ये तो एकदम एम्प्टी है, ये तो एकदम वैकेंट है। यहां तक कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है इस पॉइंट को समझने के लिए, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया, सभी बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर कि एटॉम का तो सर पूरा फाका है, मैक्सिमम पोर्शन। ये वाला पॉइंट को ध्यान में रखना है आप लोगों को। अब देखो सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या हुआ दोस्तों, सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये आया कि जैसे कि यहां पर आप लोग देख सकते हो कि यहां पर थोड़ा डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो मिडिल में दोस्तों एक ऐसा पॉइंट है, मिडिल में एक ऐसा पार्ट है जहां पर एक हाईली डेंस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हाईली डेंस पॉजिटिवली चार्ज का क्या है, कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो एकदम मिडिल में दोस्तों, एकदम सेंटर में, तो सेंटर ऑफ द एटॉम में क्या है दोस्तों, एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिवली चार्ज यहां पर प्रेजेंट होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज एक जगह है, पॉजिटिवली चार्ज क्या है वहां पर, कंसेंट्रेटेड है। ये बात समझ में आया आप लोगों को कि सेंटर ऑफ द एटॉम में क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का यहां पर वो कंसेंट्रेशन रहेगा। जैसे कि ये लोग रिपल्शन हो रहा है तो इससे हम लोग को ये चीज समझ में आ रहा है। और बीच में जो पार्ट है दोस्तों वहां पर पॉजिटिवली चार्ज ही क्यों हो रहा है, ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि अल्फा पार्टिकल जो है दोस्तों ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है। ये बात समझ में आ गया आप लोगों को, ये तो आपका पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिवली चार्ज, एक पॉजिटिवली चार्ज को क्या करेंगे ना, रिपल्शन करेंगे सर, रिपल्सन होगा वहां पर, रिपल्सन करेंगे कि नहीं बताओ, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स दूसरा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। इसीलिए ये जब पार्टिकल्स क्या हो गया था, दूर में जा रहा था, तो वहां पर रिपल्सन बहुत ही मिनिमम था, इसलिए कोई भी डिफ्लेक्शन वहां पर नहीं हो रहा था। लेकिन जब वो एकदम सेंटर के पास में जा रहा था, सेंटर के पास से गुजर के जा रहा था, तो डेफिनेटली क्या हुआ, वहां पर थोड़ा डिफ्लेक्शन हुआ। तो ये आपका स्लाइड डिफ्लेक्शन यहाँ पर स्लाइटली जो है यहां पर डिफ्लेक्शन हुआ है। ये बात समझ में आया आप लोग, ये बात समझ में आया कि नहीं बताओ आप लोग, कि जब ये सेंटर के पास में जा रहा था तो अल्फा पार्टिकल का थोड़ा डिफ्लेक्शन हुआ ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस। अब दोस्तों यहां पर न्यूक्लियस नाम अगर बोल ही दिए हैं तो बता रहे हैं आप लोगों को, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिवली चार्ज यहां पर होता है उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं ना, इस चीज को बोला जाता है दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाई, इसको बोला जाता है न्यूक्लियस, इसको बोला जाता है न्यूक्लियस। ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को कि हाँ ये चीज सर, ये आपने जो बताया अभी, यहाँ पर ये डॉट काला डॉट जो है ये आपका क्या है, यहाँ पर ये आपका है न्यूक्लियस, ये जो है आपका यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस की बात हो रहा है। यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है। यानी कि दोस्तों हर एक एटॉम में ऐसा एक पार्ट रहेगा, ऐसा एक पॉइंट रहेगा जो कि एक सेंटर में प्रेजेंट होगा और जहां पर सारा के सारे पॉजिटिव चार्ज वहां पर प्रेजेंट होंगे, यानी कि वहां पर सारे के सारे प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। क्योंकि हम लोग को पता है कि प्रोटॉन का चार्ज ही पॉजिटिव होता है और इसीलिए न्यूक्लियस का चार्ज भी पॉजिटिव होता है।
और एक बात आप लोग समझ में आ रहा है, सुनो ध्यान से, कि न्यूक्लियस में सर और एक पार्ट रहता है और एक पार्टिकल रहता है जो कि न्यूट्रल होता है, जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन वो बहुत भारी होता है, वो प्रोटॉन के साथ उस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, यानी कि न्यूक्लियस में दोस्तों न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होता है, यानी कि दोस्तों न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ रहता है। समझ में आया? तो यहाँ पर इस छोटा सा डॉट में जो है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज में क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रल चार्ज मतलब प्रोटॉन और दोस्तों न्यूट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। समझ में आया? तो ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पर से क्लियर हो गया कि न्यूक्लियस के बारे में मेरे को पता चल गया। हम लोगों को क्या कर गया कि आराम से जो है चीजों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हाँ बीच में एक हर एक एटॉम के पास न्यूक्लियस होता है। ओके, अब देखो दोस्तों यहाँ पर ये जो बीच में जो जा रहा था एकदम उसको बाउंस बैक कर दिया, तो इससे दोस्तों और भी क्लियर हो गया कि बीचों बीच ही है, वो एकदम सेंटर में ही प्रेजेंट है, एक बहुत ही भारी चीज है। नहीं तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हीलियम के पास भी बहुत मतलब 4 यूनिट एटॉमिक मास तो लगभग बहुत भारी है, तो उसको हटा दिया दोस्तों, उसको मतलब बाउंस बैक कर दिया, तो सोच सकते हो आप लोग कि कितना वो भारी है वहां पर जो न्यूक्लियस है। तो डेफिनेटली ये हाईली पॉजिटिव कंसंट्रेटेड चार्ज है यहाँ पर, और जो कि हीलियम आयंस को पूरा बाउंस बैक करवा रहे हैं, तो ये घटना जो है एकदम बीचों बीच है न्यूक्लियस प्रेजेंट, तो उसको सिग्निफाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आया कि जो एटॉम होता है दोस्तों वो मैक्सिमम वैकेंट होता है उसका स्पेस, और ऐसा होता है कि बीचों बीच एक पॉजिटिवली हाईली कंसंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज जोन रहता है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियस। तो ये रदरफोर्ड द गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, और यू कैन से अल्फा पार्टिकल एक्सक्लूडरिंग जो एक्सपेरिमेंट है उसके द्वारा जो है हम लोग को ये चीज समझ में आया है। बस क्लियर हुआ, भेजने में गया कुछ पल्ले पड़ा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो आप लोग और इसको लिख लो, ठीक है, क्योंकि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों देखो हम लोग आगे बढ़ेंगे और भी बहुत सारा चीज है जो कि इस चीज यहां से सीखना है हम लोगों को। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं बताओ? देखो और भी बहुत सारा चीज है जो कि हम लोग को अभी समझना है, तो बस आप लोग को क्लास 8 में उतना ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का जो घटना है दोस्तों गोल्ड फॉयल को लेके और उसका जो ऑब्जर्वेशन है और सिद्धांत जो आया है उस बस वो वहां तक आप लोग ध्यान में रख लो। दैट्स एनफ फॉर यू, दैट्स एनफ फॉर यू गाइस। अभी के लिए वो आप लोगों के लिए सफिशिएंट नॉलेज होगा। अब देखो आगे में चलते हैं हम लोग और कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर को आप लोगों को समझाएंगे अभी। तो बस दिल थाम के बैठो दोस्तों, बहुत सारा चीज अभी हम लोग सीखने वाले हैं, तो आप लोग धैर्य बनाए रखो और क्लास का जो है डेफिनेटली आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। चलो एटॉमिक नंबर हेडिंग लगाओ आप लोग, कॉन्सेप्ट ऑन एटॉमिक नंबर एंड दोस्तों मास नंबर के ऊपर अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलो हेडिंग लगाओ दोस्तों, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, मास नंबर, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो सर हम लोग एटॉमिक नंबर के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि एटॉमिक नंबर होता क्या है। तो साथियों एटॉमिक नंबर होता है क्या, देखो एटॉमिक नंबर आपको बोला जाता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में दोस्तों जितना प्रोटॉन प्रेजेंट होता है उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं ना, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं ना, डेफिनेटली एटॉमिक नंबर बोला जाता है। अब देखो ये चीज प्रोटॉन्स की बात हो रहा है तो डेफिनेटली एक अगर एटॉम न्यूट्रल होगा, ठीक है, अगर न्यूट्रल कंडीशन में हम लोग बात करें, अगर हम लोग न्यूट्रल कंडीशन में बात करें, न्यूट्रल कंडीशन में बात करें दोस्तों, तो क्या होता है कि इन एन एटॉम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज। तो ये चीज क्लियर हो गया आप लोगों को। तो एक न्यूट्रल कंडीशन में एक एटॉम अगर न्यूट्रल होगा तो डेफिनेटली वहां पर पॉजिटिव चार्ज बराबर नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि एटॉमिक नंबर को आप लोग इसी हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हो कि नंबर ऑफ
electrons, number of electrons present in an atom, number of electrons present in an atom। तो एक एटॉम में दोस्तों जितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर। ध्यान रखना ये कंडीशन की जब ये न्यूट्रल कंडीशन में होगा, और नॉर्मल स्टेट में दोस्तों एक एटॉम्स क्या होता है, न्यूट्रली रहता है। कैमरा सब सही चल रहा है, एक बार जस्ट छोड़ा देख लेने दो, ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके सारा चीज सही है दोस्तों। तो देखो एटॉमिक नंबर हो गया। अब देखो ये एटॉमिक नंबर दोस्तों डिफरेंट होगा हर एक एलिमेंट के लिए। तो क्या होगा, ये एटॉमिक नंबर क्या है दोस्तों ना, ये एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा किसके लिए ना, फॉर डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एटॉम यू कैन से, क्योंकि अलग अलग एटॉम्स जो एलिमेंट से, अलग अलग एलिमेंट से जो एटॉम्स आएंगे दोस्तों वहां पर क्या होगा, ये एटॉमिक नंबर है डिफरेंट होगा। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये आपका एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू ग्रुप एंड पीरियड। तो दोस्तों ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को कि एटॉम्स का जो डिफरेंट एटॉम्स है उसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे, यानी कि सबके पास अलग अलग प्रोटॉन प्रेजेंट रहेगा उसके न्यूक्लियस में। समझ में आया। जैसे अगर आप लोगों को बात करें क्लास 8 में दोस्तों, तो क्लास 8 में आप लोगों को एटलीस्ट 20 तो आना चाहिए अच्छे से। क्लास 8 में दोस्तों आप लोगों को एटलीस्ट क्लास 8 में 20 एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, जो कि हम लोग आराम से लिखेंगे। यहाँ पर हर एक एटॉम का सिंबल लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे और उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कोई चिंता नहीं है, सब कुछ चीजें होगा यहाँ पर, बस ध्यान से आप लोग सुनते जाओ क्लास को, ठीक है। अब देखो तो ये चीज होगी आप लोगों को। तो एटॉमिक नंबर को सर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सो दोस्तों रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, देखो ना, रिप्रेजेंटेशन दोस्तों क्या जाएगा इसका ना, इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है आपका जेड से, यानी कि जेड होता है आपका एटॉमिक नंबर। जेड इजिकल्स टू क्या हो जाएगा ना, एटॉमिक नंबर, ठीक है। जेड इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर इजिकल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये बात आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको कॉपी में लिख रहे हो तो ऐसा इस हिसाब से ही लिखना है आप लोगों को, ठीक है। अब चलो थोड़ा इरेज करेंगे क्योंकि प्लेस चाहिए लिखने के लिए। चलो अब एटॉमिक नंबर हो गया दोस्तों, और एटॉमिक नंबर हो गया, तो एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियस का चार्ज ही उतना ज्यादा होगा कि नहीं, बताओ आप लोग कि मोर द एटॉमिक नंबर मोर द पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस। ये चीज समझ में आया आप लोगों को कि मोर द एटॉमिक नंबर greater will be the charge of nucleus, greater will be the charge of nucleus, charge of nucleus। क्योंकि देखो जितना ज्यादा आप लोगों के पास प्रोटॉन रहेगा उसमें न्यूक्लियस में, तो उतना ही तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा कि नहीं, बताओ। जैसे कि हाइड्रोजन की तुलना में अगर हम लोग नियोन की बात करें तो उस नियोन में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ज्यादा प्रोटॉन है, बस इतना ही तो कॉन्सेप्ट है, ज्यादा जटिल चीज तो नहीं है, आप लोगों को नहीं बताया जटिल चीज कुछ भी। चलो अब देखो ये मोर एटॉमिक नंबर विल बी द ग्रेटर चार्ज। चलो अब देखो दोस्तों ये प्रोटॉन ना बहुत फंडामेंटल होता है, कि आप लोग बोल सकते हो कि एटॉमिक नंबर को चेंज करके हम लोग, अगर एटॉमिक नंबर चेंज हो गया मान लो, मतलब न्यूक्लियस का चेंज हो गया दोस्तों, समझ में आया कि नहीं। अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटॉम का क्या कर रहे हैं कि एटॉमिक नंबर चेंज करें तो उसका न्यूक्लियस का चेंज हो रहा है, मतलब चेंज इन एटॉमिक नंबर, मतलब यानी कि चेंज इन न्यूक्लियस, चेंज इन न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस की चेंज हो रहा है तो दोस्तों यहां पर, क्योंकि देखो न्यूक्लियस का चेंज हो रहा है यानी कि वहां पर रेडियो एक्टिव चीजें हो रहा है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहा है वहां पर, इसीलिए ये चीज हो रहा है। समझ में आया कि नहीं, बताओ। तो ये चीज ध्यान में रखना है आप लोगों को, थोड़ा डिटेल्स में बता रहे हैं तो कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो मास नंबर की अगर बात करें दोस्तों, मास नंबर क्या होता है, तो ये चीज यहां पर नोटिस कर लो, मास नंबर। तो ऑब्वियसली बात है सर ये मास नंबर एक नंबर है, तो देखो दोस्तों मास नंबर क्या होता है कि न्यूक्लियस में कौन कौन प्रेजेंट होता है, अभी आप लोगों को बताएं कि न्यूक्लियस में कौन कौन प्रेजेंट होता है। तो देखो यहां पर ये एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में दोस्तों प्रेजेंट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर में दोस्तों क्या होता है ना, डिफरेंट एनर्जी सेल में इलेक्ट्रॉन्स का
इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, राइट। ये चीज क्लियर हो गया। अब देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होता है दोस्तों, यही होता है मास नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन number of protons and neutrons present in the न्यूक्लियस, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, यहां पर देखो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो संख्या आ रहा है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो यहां पर नंबर आ रहा है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, मास नंबर। तो मास नंबर को दोस्तों यहां पर ए से डिफाइन किया जाता है, ए, यानी कि यहां पर ए आ गया क्या, ए आ गया आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो इस चीज को अगर आप लोग इस हिसाब से लिखोगे तो A इज इक्वल्स टू क्या होगा, अब प्रोटॉन की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, Z लिख सकते हैं, और N की जगह में मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैपिटल N से डिफाइन कर दो, तो A इज इक्वल्स टू Z प्लस N वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पर, इधर एक स्टार लगाओ, इधर एक स्टार लगाओ, इधर एक स्टार लगाओ, इधर एक स्टार लगाओ, मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये चीज आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो एटॉमिक नंबर हमेशा ज्यादा होगा कि नहीं, बताओ, एटॉमिक नंबर हमेशा ज्यादा होगा प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर से, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देना है कि जो एटॉमिक नंबर है ऑलवेज ग्रेटर देन द, सॉरी, आपका मास नंबर जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन द एटॉमिक नंबर। समझ में आया कि यहां पर लिख रहे, कहां लिख रहे हैं, कहां लिखे, इसको थोड़ा इरेजी कर देते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो। देखो ये जो आपका आ रहा है मास नंबर, ये मास नंबर हमेशा क्या होगा, एटॉमिक नंबर से ज्यादा होगा, एटॉमिक नंबर से क्या होगा, ज्यादा होंगे, और यू कैन से कि मास नंबर जो होगा ये आपका हमेशा न्यूट्रॉन संख्या से भी ज्यादा होगा, न्यूट्रॉन्स का जो नंबर है उससे भी ज्यादा होगा कि नहीं, बताओ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया आप लोगों को, राइट। अब देखो दोस्तों क्या है कि इन दोनों को एक साथ मिला के और एक नाम से जाना जाता है, इन लोगों को बोला जाता है न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस, यानी कि इन दो फ्रेंड्स को क्या बोला जाता है, एक साथ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, जो न्यूक्लियस में केंद्र में है दोस्तों, नाभि में है, तो ये इस दोनों को एक साथ क्या बोला जाता है ना, न्यूक्लियस बोला जाता है, न्यूक्लियस बोला जाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये जो मास नंबर की बात हो रहा है, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियस ही तो है, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियस ही तो है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस ही तो है सर। ये बात समझ में आ गया आप लोगों को, ये बात समझ में आ गया, ठीक है। मास नंबर यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस, तो हम लोग को ये चीज समझ में आ गया सर कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, और इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है वो भी अच्छे से समझ गया कि A इज इक्वल टू Z प्लस N होता है। बताओ, और बताओ कहां पर कुछ भी दिक्कत हो गया तो। अब देखो एक एटॉम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसमें आते हैं हम लोग, तो यहां थोड़ा इरेज करने दो, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली शेयर तो बनता है, तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल का जो मेंबर है दोस्तों, जल्द से जल्द दोस्तों 500 तक पहुंचा, ये आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो चलो और भी मेहनत, और भी दोस्तों और भी अच्छे से मेहनत करने की मन करेगा ना, तब जैसे कि नंबर्स बढ़ेंगे, सब्सक्राइब और लोग करेंगे तो और भी एनर्जी आएंगे, तो डेफिनेटली आप लोग और भी अच्छे वीडियो जो है मिलेंगे आप लोगों को, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस आप लोग एक काम कर लो, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब जो है आप लोग दोस्तों को बोलो कि सब्सक्राइब कर लो सर का चैनल, तो डेफिनेटली आप लोग बेनिफिट में रहोगे, क्योंकि बहुत सारा चीज यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। तो देखो दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्या, और छोटा सा ही तो कहा थे दोस्तों, थोड़े ना आप लोगों को पैसा देना पड़ता है सब्सक्राइब करने के लिए, जस्ट सब्सक्राइब तो करना है, और ध्यान में जो है रखना है कि आप लोगों को बेल आइकन भी दबाना है, क्योंकि वहां पर आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएंगे, क्योंकि हर रेगुलर बेसिस में यहाँ पर वीडियोस जो है अपलोड होता रहता है, ठीक है। तो जैसे कि देखो यहाँ पर हम लोग एक एटॉम्स की रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो एक एटॉम्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वो चीज ध्यान में देख सुनो आप लोग, ठीक है। चलो, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटॉम, इसको इस इंक में लिखेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटॉम, ठीक है। ये चीज समझ में आया आप लोगों को। देखो तो
ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये मान लो कि कोई भी एक एलिमेंट का एटॉम है, कोई भी एक एलिमेंट का एटॉम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो लिखा जाएगा, यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, जेड लिखोगे और ऊपर क्या लिखोगे, ए लिखोगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका एलिमेंट है, ये आपका क्या है, ये आपका एटॉम है। ऐसे मान के चलो कि कोई भी एलिमेंट का एटॉम होगा, तो ये आपको एटॉम को दर्शा रहा है। और ये जेड जो दर्शा रहा है दोस्तों, ये किसको दर्शा रहा है बताओ, ये जेड किसको दर्शा रहा है, तो डेफिनेटली सर ये एटॉमिक नंबर को दर्शा रहा है। ये चीज एटॉमिक नंबर को बता रहा है, एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर। और ये इसको दर्शा रहा है, तो ये मास नंबर को प्रेजेंट कर रहा है, मास नंबर को प्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया? तो इस हिसाब से आप लोगों को क्या करना है, वहां पर रिप्रेजेंट करना है। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं तो और भी चीजें को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो आप लोग। जैसे दोस्तों कार्बन होता है, कार्बन का सिंबल होता है सी, तो बीच में जो है वो आपका एटॉम का सिंबल है। अब देखो कार्बन के नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं, 12 लिखते हैं। तो कार्बन के यानी कि यहां पर से हम लोग को क्या लिखेंगे कि एटॉमिक नंबर, यहां पर से क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर जो है ये आपका क्या होगा, 6 होगा। और मास नंबर जो है दोस्तों, यहां पर मास नंबर जो होगा ये आपका कितना होगा, 12 होगा। अब देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है यहाँ पर, ये भी हम लोग यहाँ पर से बता सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा ना, ये देखो मास नंबर से क्या माइनस करना है, एटॉमिक नंबर यानी कि 6, तो हम लोग का आंसर आ गया 6। तो तीन चीज यहां पर से आ गया, एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गया, मास नंबर यानी कि दोनों मिला के एक साथ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये भी आ गया, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी आ गया है। और एक एग्जांपल लेते हैं, देखो आप लोग ध्यान से, और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप लोग बात कर सकते हो नाइट्रोजन की सर, तो यहाँ पर 7 लिखा रहता है और यहाँ पर क्या लिखा है 14। तो देखो ये यहाँ पर आपका जेड कितना है ना, जेड है 7, यहाँ पर ए कितना है ना, यहाँ पर ए है 14, और यहाँ पर एन कितना है दोस्तों, क्योंकि फॉर्मूला भी पता है हम लोग को कि ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन होता है। तो एन हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, ए माइनस जेड यानी कि 14 माइनस 7 यानी कि आंसर होगा 7। तो यहाँ पर हम लोग 7 लिख देंगे। अब देखो अभी सवाल आने का थोड़ा मतलब चेंज हो गया मोड, तो कैसे करते हैं ये लोग सवाल। देखो आप लोगों को कोई भी एक दे देंगे एक्स, तो यहाँ ए बोल दिया, यहाँ बी बोल दिया, अब बताओ यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है। तो इस तरीके से सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर भी दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप लोग इजीली बता पाओगे। यहाँ पर जैसे कैसे करोगे बताओ, ये आपका बी ज्यादा है कि नहीं बताओ, बी क्या है, बी एक्चुअल में यहाँ पर क्या है, एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, और ए क्या है आपका एटॉमिक नंबर है। तो क्या कर देंगे हम लोग, बी माइनस ए कर देंगे, यानी कि ये बी माइनस ए जो नंबर है ये आपका एटॉमिक, ये बी माइनस ए जो है ये आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा यहाँ पर से। क्लियर हुआ बात, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। अगर समझ में आ रहा है ना दोस्तों तो लाइक कर दो वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। चलो इसी काम को हम लोग करना है। अब देखो यहाँ पर हम लोग बहुत सारा काम कर लिए, यानी कि और भी कुछ बाकी है, तो ये चीज भी हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर 3 चीज आता है दोस्तों, आइसोटोप, आइसोटोन और आइसोबार। तो इन 3 चीजों को दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से समझना है और ध्यान में भी रखना है फॉर द लॉन्ग टर्म, ठीक है, क्योंकि ये चीज आप लोगों का बहुत जगह काम आएंगे, हर क्लास में लगभग रहेंगे। अभी क्लास 10 में जाओ वहां पर भी है, क्लास 9 में जाओ वहां पर भी है, क्लास 11 में जाओ वहां पर भी है, 12 में भी है। तो दोस्तों ये 3 टर्म बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को सीखना है अभी, तो अभी से ध्यान दो। 3 टर्म क्या है सर, तो दोस्तों 3 टर्म ये है, 3 टर्म ये है, एक का नाम है आइसोटोप, एक का नाम है आइसोटोन और एक का नाम है दोस्तों आइसोबार। तो ये चीज ध्यान में रखना है आप लोगों को। तो पहला तो आइसोटोप के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आइसोटोप, आइसोटोप में क्या है चीजें, उसके बाद आइसोटोन में बात करेंगे, आइसोटोन, उसके बाद दोस्तों आइसोबार में पहुंचेंगे, ठीक है। तो चलो आइसोटोप में क्या है कि आइसोटोप, पहले तो बात यह है कि आइसोटोप का कहानी जो है वो आपका कहां से आया है पता है आप लोगों को कि एटॉम्स ऑफ द सेम एलिमेंट से आएंगे, ठीक है। तो क्या है कि ये जो है यहाँ पर एटॉम्स ऑफ द सेम एलिमेंट लेना होगा, एटॉम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटॉम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पर, एटॉम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि आइसोटोन, यहाँ पर एटॉम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट होगा। तो आप लोगों को तीनों चीज एक साथ हम लोग बता रहे हैं, तो इसी वजह से आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अच्छे से समझ में आए। तो एटॉम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट यहाँ पर होगा, एटॉम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट यहाँ पर होगा, एटॉम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट यहाँ पर होगा, राइट, डिफरेंट एलिमेंट, समझ में आया, एलिमेंट।
राइट। और यहां पर भी दोस्तों, यहां पर भी क्या होगा मेरे साथियों, यहां पर भी होगा मेरे भाई एटॉम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, एटॉम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है आप लोगों को। चलो अब देखो क्या है कि एटॉम्स ऑफ द सेम एलिमेंट क्या है कि हैविंग, रहना है, हैविंग हैविंग डिफरेंट 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 मास नंबर, मास नंबर अलग होगा, डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर बट इक्वल और सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो है ये आपका क्या होगा, ये सेम होगा, लेकिन मास नंबर क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। जैसे बात कर सकते हैं हम लोग क्लोरीन की, दो क्लोरीन ले लो, यहां पर इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसका भी 17 है, लेकिन इसका एटॉमिक मास क्या है 35 और इसका कितना है 37। तो ये आप एक आइसोटोप की एग्जांपल बता सकते हो। और भी बता सकते हो, जैसे कि आप कार्बन ले लो 6, यहाँ पर कार्बन ले लो 6, तो यहाँ पर आप लोग 12 लिख लो, यहाँ पर 13 लिख लो, और भी एक ले लो 6, यहाँ पर आप लोग 40 लगा लो। और हाइड्रोजन की अगर बात करें तो यहाँ पर 1, ये आपका हो गया 2, और यहाँ पर आप हो गया 3। तो देखो हर एक में दोस्तों यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पर भी सर 17 है, यहाँ पर भी 17 है, यानी कि इन लोगों का जेड समान है। बट यहाँ पर देख सकते हो कि 35 है और यहाँ पे 37 है, यानी कि इन लोगों का जेड ए जो है अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर जो है ए अलग अलग है। ऐसे यहाँ पर भी देख सकते हो कि इन लोगों का जेड जो है वो समान है, एक एक करके है सबके पास, दोस्तों एक ही करके यहाँ पर क्या है प्रोटॉन प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अलग अलग जो है यहाँ पर मास नंबर है। यहाँ पर भी सेम एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर अलग अलग है। देखो दोस्तों, तो यहाँ पर एक चीज आप लोग ध्यान दे सकते हो कि एटॉमिक नंबर सम मतलब प्रोटॉन आपका सेम हो जाएगा। प्रोटॉन अगर सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे, नंबर ऑफ डिफरेंट होंगे न्यूट्रॉन, और आपका क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर सेम आ रहा है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट आ रहे हैं, और आपका मास नंबर भी क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे कि नहीं बताओ। तो ये होता है आपका आइसोटोप, ठीक है, आइसोटोप। और ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 आइसोटोप। इसका नाम होता है दोस्तों प्रोटियम, इसका नाम होता है deuterium, और इसका नाम होता है ट्राइटियम। तो इसका नाम होता है प्रोटियम, प्रोटियम, इसका नाम होता है deuterium, ठीक है, deuterium, deuterium, और इसका नाम होता है क्या, ट्राइटियम। तो ये चीज ध्यान में रखना है आप लोगों को। अब देखो आइसोटोप में जैसे कि यहाँ पर प्रोटॉन नंबर सेम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स नंबर भी सेम होंगे, तो डेफिनेटली इन लोगों का जो केमिकल नेचर होगा वो सेम होंगे। तो ये चीज यहाँ पर से ध्यान देना है आप लोगों को। ये चीज अगर यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो अच्छा है कि केमिकल बिहेवियर इन लोगों का समान होता है, केमिकल नेचर आपका आइसोटोप्स का क्या होगा, सिमिलर होगा, सिमिलर रहेगा, ठीक है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होंगे। दिख रहा है ना, केमिकल नेचर आपका सिमिलर होगा, सिमिलर वाला टर्म नहीं दिख रहा है तो आपको यहां लिख रहे हैं इसको, ठीक है, ये इक्वल होगा, सिमिलर होगा, सिमिलर, ठीक है। तो केमिकल नेचर सिमिलर होगा। अब देखो बात करते हैं दोस्तों आइसोटोन की, तो आइसोटोन से पहले आइसोबार की बात कर लेते हैं। देखो आइसोबार में दोस्तों क्या होता है कि एटॉम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट इक्वल और सेम मास नंबर, ठीक है। मास नंबर दोस्तों अलग होगा, सॉरी मास नंबर आपका क्या होगा, सेम होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होंगे यहां पर इक्वल, क्या बोल रहे हैं हम, एटॉमिक, एटॉम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा लेकिन सेम मास नंबर होगा। देखो एग्जांपल लेते हैं तो चीजें को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो आप लोग। तो दोस्तों क्या है कि कैल्शियम और आर्गन, ये दोनों एग्जांपल अच्छे से ध्यान रखना आप लोगों को कि दोनों के पास दोस्तों एक ही है, मतलब इसके पास भी 40 है मास नंबर और ये भी 40 होता है, लेकिन आप लोग देख सकते हो कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है लेकिन आर्गन का कितना होता है 18। तो ये चीज यहाँ पर डिफरेंस हो जाता है। अब देखो
अगर इसमें डिफरेंस आ रहे हैं, मतलब प्रोटॉन में डिफरेंस आ रहा है, तो डेफिनेटली इन लोगों का क्या होगा कि केमिकल बिहेवियर अलग अलग होंगे कि नहीं बताओ, केमिकल नेचर अलग होगा, केमिकल केमिकल नेचर आपका क्या होगा, नेचर डिफरेंट होगा। तो अगर सवाल ये आए आप लोगों के पास कि आइसोबार और आइसोटोप दोनों में किन लोगों के बीच में केमिकल नेचर सेम होता है, तो आपका आंसर होगा क्या, आइसोटोप। लेकिन आइसोटोन में, आइसोबार में दोस्तों बात करें तो केमिकल डिफरेंट होगा, केमिकल नेचर, क्योंकि इन लोगों के पास अलग अलग क्या है, प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, अलग अलग प्रोटॉन्स है तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे, राइट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ना दोस्तों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के चर्चा अभी करेंगे हम लोग, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ही इन लोगों का क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी डिपेंड करता है, और वही आपका केमिकल नेचर से और जाता है, ठीक है। तो वो भी अलग अलग हो जाएंगे फिर, तो केमिकल नेचर डिफरेंट होंगे। और यहाँ पर देखो इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी अलग अलग होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी जो है ये आपका डिफरेंट डिफरेंट आएंगे कि नहीं बताओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या आएंगे यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, राइट। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब देखो आइसोटोन की अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पर आप लोग ले सकते हो कार्बन और नाइट्रोजन, तो देखो यहाँ पर 6 होता है इसका एटॉमिक नंबर, और इसका क्या होता है 7 होता है। अब देखो यहाँ पर ये 613 अगर आइसोटोप ले, यहाँ पर अगर हम लोग 14 ले, तो दोस्तों दोनों में देख सकते हो आप लोग यहाँ पर क्या होगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पर 7 आ रहे हैं, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो डेफिनेटली ये चीज क्लियर हो गया कि एटॉम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, एटॉम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैविंग, एटॉम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट, हैविंग इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इक्वल और सेम नंबर ऑफ, इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ऑब्वियसली आइसोटोन बोलेंगे। और आइसोटोन में देखो आप लोग कि ये नंबर ऑफ जो एटॉमिक नंबर है वो भी डिफरेंट होंगे, और मास नंबर भी डिफरेंट होंगे, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट ले रहे तो ऑब्वियसली बात ये होगा। लेकिन ये दोस्तों न्यूट्रॉन सेम होंगे, तो ये चीज ध्यान में रखना है आप लोगों को, और एग्जांपल के हिसाब से कार्बन और नाइट्रोजन का एग्जांपल ध्यान रखना है। तो देखो आइसोटोप और आइसोटोन और आइसोबार इतना अच्छे से समझा दिए कि कभी भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला, चाहे आप लोग 8 से 9 हो जाओ, 9 से 10, 11, लाइक सब जगह ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है, बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो या तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है दोस्तों। तो आइसोटोप, आइसोटोन और आइसोबार बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना ये सब और लिख के रख लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलो धीरे धीरे आगे में बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर, और देखेंगे हम लोग की अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉम्स, कैसे दोस्तों अरेंजमेंट रहेगा उस चीज के ऊपर अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो लिख लो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा उसके ऊपर अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो कितना टाइम हो गया आपका, लगभग हाँ 44 मिनट चलेगा, अब 20 मिनट तो पढ़ा ही सकते हैं आराम से। तो देखो दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हेडिंग लगाओ आप लोग, एक प्यारा सा हेडिंग अपने कॉपी में लगा लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप लोगों को क्या लगता है, मतलब ऐसा ही क्लास चले या थोड़ा और भी मतलब फास्ट जाए, स्लो जाए, तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि सर हाँ ये थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो तो ठीक है, हम लोगों के लिए और भी अच्छा रहेगा। तो ये आप लोग कमेंट में बता सकते हो, तो डेफिनेटली उस हिसाब से चलेंगे। लेकिन अभी हम एक रफ्तार से चल रहे हैं तो आप लोगों को शायद ये अच्छा लगेगा, तो चलो उसी के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि ना तो बहुत तेज गति में, ना तो बुलेट ट्रेन, ना तो दोस्तों ऐसे बहुत स्लो जाएंगे, एकदम एक मीडियम रेंज में चलेंगे जैसे कि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। और बहुत ज्यादा क्लास में बात करना ये मतलब मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें डिस्ट्रैक्शन ही होता है और आप लोगों का टाइम का जो है वो लॉस होता है। इसीलिए आप लोग यहाँ आए हो पढ़ने के लिए, आप लोग क्लास को देख रहे हो, तो उससे ज्यादा बेनिफिट आप लोग को होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट आप लोग को दे पाए, ठीक है। बस यही मेरा मकसद है यहाँ पर, तो इसीलिए पूरा पढ़ाई में फोकस रखते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ये कैसे प्रेजेंट होता है, ये कैसे मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसके लिए क्या है दोस्तों यहाँ पर एक मॉडल की बात करेंगे हम लोग।
एक तो है आपका बोर मॉडल, और इससे पहले दोस्तों एक रदरफोर्ड मॉडल था। तो रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से अगर बात करें तो क्या बोला था कि रदरफोर्ड दोस्तों न्यूक्लियस न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसके चारों ओर घूमता रहता है। ठीक है, क्या होता है कि एक स्मॉल पॉजिटिव न्यूक्लियस चार्ज प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द सेम वे। क्या होता है दोस्तों, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऑर्बिटिंग करते हैं, ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, सेम एज सोलर सिस्टम, सेम एज सोलर सिस्टम। तो ये आप रदरफोर्ड मॉडल से मिल जाएगा। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल, राइट। तो क्या होगा कि जैसे कि सन रहता है बीच में, ठीक है, सन रहता है बीच में और चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना प्लैनेट्स, राइट। तो ये चीज यहां पर इस हिसाब से चलता है। तो कुछ दोस्तों यहाँ पर सिमिलरिटी है, कुछ डिसिमिलरिटी भी है, तो वो उतना डिटेल में आप लोग अभी नहीं है तो याद भी नहीं रहेगा बताने से। तो चलो थोड़ा बहुत बता देते आप लोगों को। क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर इसके हिसाब से चलेंगे, रदरफोर्ड के हिसाब से, तो क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमता रहता है और ये कंटिन्यूअसली अगर ऐसे ही घूमेंगे ना तो एनर्जी वो लॉस करता चलेगा, और एक ऐसा टाइम आएगा कि न्यूक्लियस में वो क्या कर जाएंगे, गिर जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दोस्तों रदरफोर्ड मॉडल, ये आपका क्या है कि अनस्टेबल है। एटॉमिक मॉडल जो है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड अगर बात करें तो ये अनस्टेबल है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स एक चार्ज पार्टिकल है दोस्तों, और जब भी चार्ज पार्टिकल घूमता है तो वो एक एक्सीलरेशन उसमें डेवलप होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वहां पर से बाहर आता है। तो धीरे धीरे उसका एनर्जी क्या होता है, एनर्जी दोस्तों कम होता जाता है। एंड डेफिनेटली क्या होगा, एनर्जी अगर घट जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन का धीरे धीरे क्या होगा, जिस ऑर्बिट में वो मोशन कर रहा है ना, उस ऑर्बिट का जो है वो श्रिंक करता चलेगा, और न्यूक्लियस अपने पास उसको खींचता चला जाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा कि पूरा न्यूक्लियस में वो पूरा गिर जाएंगे। तो ऐसा में तो स्टेबल नहीं है। तो ये जो कंटिन्यूअस वाला कहानी है ना इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेने की और लॉस करने की, तो ये बात कहीं ना कहीं गलत है। तो डेफिनेटली ये पूरा कंटिन्यूअस में नहीं होता। तो ये जो भी बात बताए, आई होप आप लोगों को कुछ ही लोगों को समझ में आया। तो कोई बात नहीं, आप लोगों को ये डिटेल्स में बाद में है तो उस टाइम आप लोग समझ जाओगे अच्छे से। तो देखो जो बात अभी हम लोग करेंगे रदरफोर्ड के बाद, तो बस ये आप लोग ध्यान में रखना है कि ये सोलर सिस्टम के साथ थोड़ा सिमिलरिटी है, बस यही तक। अब देखो बोर मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग समझ लो थोड़ा कि बोर मॉडल थोड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर से अच्छे से समझ में आया, आप लोगों को ये चीज समझ में आएगा अच्छे से। बोर मॉडल, ठीक है, बोर मॉडल। तो ये कहानी क्या था, देखो दोस्तों क्या है कि यहाँ पर क्या बताया गया कि न्यूक्लियस रहेंगे बीच में, ठीक है, और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या रहेंगे, ऐसे डिफरेंट एनर्जी सेल रहेंगे, ठीक है, ऐसे डिफरेंट क्या रहेंगे, एनर्जी सेल रहेंगे। तो ये जो है दोस्तों ये सब क्या है, एनर्जी सेल है, एनर्जी सेल है। और हर एक सेल में क्या होता है, एक डेफिनेट एनर्जी कांस्टेंट होता है। मतलब यहाँ पर एनर्जी क्या रहता है दोस्तों, एनर्जी की जो बात हो रहा है ये कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर एनर्जी सेल में, राइट। और यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स दोस्तों क्या होता है कि घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग करता है यहाँ पर, राइट। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, चक्कर लगाते हैं। अब देखो ये अकॉर्डिंग टू बोर ये बताया गया है कि न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसा फिक्स्ड ऑर्बिट रहेंगे, एनर्जी सेल रहेंगे एकदम, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे। अब दोस्तों घूमने के टाइम क्या होगा कि कोई भी एनर्जी लॉस और गेन नहीं करेंगे। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ड्यूरिंग ऑर्बिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी नाइदर बी लॉस और नॉर बी गेन। मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करेंगे और गेन करेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो ये चीज ध्यान में रखना है आप लोगों को कि ना तो एनर्जी लॉस करेंगे या तो गेन करेंगे, ये एनर्जी फिक्स्ड है। अब जब ये मान लो कि चेंज करना है इसका, तो अगर लोअर एनर्जी सेल से अपर में आएंगे, ठीक है, तो एनर्जी क्या करेंगे, यहाँ पर गेन करेंगे, क्या करेंगे, गेन करेंगे। मान लो कि इसको यहां से यहां तक
आना है तो ऊपर उठना है, तो हायर लेवल में जाएंगे तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगा। अब देखो यहां से अगर यहां आएंगे तो यहां पर क्या करेंगे, लॉस करेंगे, तो इस हिसाब से होता है, ठीक है, इस हिसाब से होता है। और ये पर्टिकुलर कुछ ही ऑर्बिट से जहां पर ये घूम सकता है दोस्तों, तो न्यूक्लियस के चारों ओर ये जो फिक्स्ड ऑर्बिट की बात हो रहा है, इसको थोड़ा नामकरण किया जाता है ऐसे करके कि इसको सिंबल दे दो के से, और इसका सिंबल एल है, और ऐसे करके के एल एम ऐसे करके दोस्तों बोला जाता है, राइट। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का जो एकोमोडेशन है वो आप इस फार्मूला से बता सकते हो, 2n² फार्मूला, जहां पर n का वैल्यू दोस्तों 1 होगा फॉर के सेल के लिए, क्या होगा, के सेल के लिए यहाँ पर n का वैल्यू 1 होगा। अगर हम लोग बात करें 2 तो l सेल की वहां पर बात हो रहा है, अगर हम बात करें 3 तो वहां पर m सेल की बात हो रहा है, सो ऑन, ऐसा ही चलेगा, सो ऑन, ठीक है। चलो अब देखो, तो आप लोग बताओ यहाँ पर कौन सेल है, तो सर ये तो बहुत आसान हो गया। अभी ये आपका के सेल है, ये आपका एल सेल है, ये आपका क्या है, एम सेल है, राइट, के एल एम समझ में आ गया। चलो अब देखो यहाँ पर अगर के सेल में बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एकोमोडेशन कितना होगा ना, 2 इंटू 1 स्क्वायर, 2 इंटू 1 स्क्वायर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रहेंगे। अच्छा यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रहेगा आपका 2n² मतलब 2 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अच्छा एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ना, 2 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ऐसे करके एक आइडिया लगा सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। तो इस हिसाब से ही दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता होना चाहिए कि किस एटॉम के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसी के ऊपर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलो एटॉमिक नंबर लिख लो सबका, इलेक्ट्रॉनिक नंबर लिख लो, ठीक है। तो ये आप लोग बता दिए। हाँ और एक बात नहीं बताया आप लोगों को कि बीच में जो है ये न्यूक्लियस है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस है, ये आपका क्या है, एनर्जी सेल है, डिफरेंट। तो यहां तक बात क्लियर हो गया। अब देखो ये के सेल जो है दोस्तों, ये एकदम मतलब क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस है कि नहीं बताओ, यहां से कुछ पॉइंट क्लियर कर लो आप लोग। ये आपका एकदम क्लोजेस्ट है, क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, राइट। तो यहां का आपका क्या होगा, आप यहां देख सकते हो कि यहां पर आपका ये सबसे मतलब क्लोज है न्यूक्लियस के पास। अब ये जो है बाहर में, तो ये आपका क्या है, ये बाहर का सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल है, यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल। और यहां पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स रहता है तो उस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलेंगे ना, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स यानी कि वैलेंस सेल यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इस सेल को दोस्तों क्या बोला जाता है, और एक ना वैलेंस सेल बोला जाता है, वैलेंस सेल। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो वैलेंस सेल में रहने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। और कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही दोस्तों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं, यानी कि शेयर करते हैं और दोस्तों गेन करते हैं, मतलब वहीं पर जो भी काम होता है वैलेंस सेल में ही होता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस जब होगा, इन लोगों का एटॉम्स जब केमिकल रिएक्शंस भाग लेंगे तो सब कुछ जो है कहानी इस वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन्स को लेके होगा, राइट, समझ में आया। और ये लोग इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स गेन लॉस शेयर करेंगे, जैसे कि इन लोगों का इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन मिले, आसपास में जो भी इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस रहेगा उसके वो क्लोज मतलब वो चीज अचीव करना चाहेंगे, ठीक है। जैसे सोडियम दोस्तों आर्गन, सोडियम दोस्तों आपका नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहेंगे। कैल्शियम जो है वो आर्गन की बात करेंगे, तो अभी जो भी बात बताए आप लोगों को और भी डिटेल्स में बताएंगे, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बस क्या क्लास को अच्छे से ध्यान से देखते जाओ आप लोग। तो चलो एटॉमिक नंबर दोस्तों लिखोगे, यहां पर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहने दो और ये वाला भी पार्ट रहने दो। चलो सबको लिखना है यहाँ पर, जिन लोगों को याद नहीं रहता मेरा बात ध्यान से सुनो, जिन लोगों को एटॉमिक नंबर याद नहीं रहता वो लोग मेरे साथ आज अभी लिखोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को याद रहेगा। बोल बोल के मेरे साथ बोल बोल के चलो बोलो। पहला सर, पहला बोलोगे हाइड्रोजन, चलो सभी बोलो हाइड्रोजन, चलो जहां पर भी आप लोग बैठे हो बोलो हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर 1 होगा, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन का सिंबल H है, उसके बाद
हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। उसके बाद लिथियम आएगा, लिथियम का आपका 3 आएगा। उसके बाद बेरिलियम आएगा, बेरिलियम का आपका 4 आएंगे। चलो बोलते जाओ मेरे साथ, बोलते जाओ 5। उसके बाद दोस्तों 6 होता है कार्बन के लिए। उसके बाद दोस्तों नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन का 7 होगा। ऑक्सीजन आएंगे, ऑक्सीजन का 8 होगा। और उसके बाद दोस्तों आपका फ्लोरीन आएगा 8, तो यहाँ पर 9 होगा। और दोस्तों नियोन जो नोबेल गैस है ये 10 होगा, यहाँ पर स्टार लगा दो, नियोन है नोबेल गैस। अब चलो यहाँ पर सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम में 11 प्रोटॉन्स रहेंगे। उसके बाद मैग्नीशियम Mg होगा दोस्तों, ये आपका 12 होगा। उसके बाद एल्यूमिनियम Al, तो यहाँ पर आपका 13 होगा आपका। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिलिकॉन की बात होंगे तो यहाँ पर 14 होगा। उसके बाद यहाँ पर फास्फोरस की बात होगा तो ये 15 हो जाएंगे। और सल्फर की अगर बात करें तो ये 16 हो जाएंगे। और क्लोरीन क्या होगा दोस्तों 17 होगा, ये आप लोग भूल जाते हो क्लोरीन। और उसके बाद दोस्तों आर्गन, तो यहाँ पर भी स्टार लगाना है आप लोगों को कि ये भी आपका नोबेल गैस है, ठीक है। अब देखो उसके बाद दोस्तों क्या होगा, पोटेशियम के। उसके बाद लास्ट में कैल्शियम, क्योंकि 20 तक अभी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करेंगे KL M के हिसाब से तो कैसा होगा, चलो तो इसको अभी हटा देते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोजन का करेंगे अभी हम लोग यहाँ पर। तो देखो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस लिखना है पहले आप लोगों को, न्यूक्लियस बना लो। प्रोटॉन है एक और न्यूट्रॉन्स इसके पास नहीं है, तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन्स आप लोग यहाँ प्लेस कर दो, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्या, हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन के लिए क्या होगा फिर, के सेल में एक इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे बस। अब उसके बाद अगर हम दोस्तों बेरिलियम में आएंगे तो बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है, देखो तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये के सेल हो गया, ये आपका एल सेल हो गया। तो के सेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स देना है और 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां देना है, एल सेल में, क्योंकि के सेल में दोस्तों 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो नहीं रख सकते और एल सेल में क्या होगा 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते, तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया के एल 2 और 2, ठीक है। अभी यहां से आप लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता सकते हो कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, राइट। तो ये मेटल है तो इसी वजह से दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर छोड़ भी सकता है ये, तो ये भी ध्यान रखना है कि इट लॉस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट कैन लॉस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेंगे और कहां पहुंचेंगे ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके नियरेस्ट नोबेल गैस यानी कि हीलियम के पास पहुंच जाएंगे, राइट। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को अचीव हो जाएंगे, तो इसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन लॉस गेन किया जाता है, ध्यान रखना है। अब देखो कहां जाएंगे हम लोग, ऑक्सीजन के पास जाएंगे। देखो तो ऑक्सीजन का ये आपका ऑक्सीजन के पास इतना 8 प्रोटॉन्स रहता है और आपके पास देख सकते हो आप लोग ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया और बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो के हो गया, एल हो गया, ये 2 और ये क्या होगा 6। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ये ऑक्सीजन है यानी कि ये नॉन मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, तो डेफिनेटली सर ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, नॉन मेटल है तो नॉन मेटल क्या करता है दोस्तों, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। तो यहां पर देखो आप लोग इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, अब ये कितना इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और ये क्या बन जाएंगे O2 माइनस, और जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगे 2 8, यानी कि ये आपका नियरेस्ट नोबेल गैस नियॉन की ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेंगे। यहां तक बात समझ में आया आप लोगों को। तो ऐसा ही दोस्तों होगा कि इलेक्ट्रॉन शेयर भी करेंगे, लॉस भी करेंगे और गेन करेंगे। तो जैसे कि इन लोगों को सामना सामनी जो है नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, क्योंकि ये स्टेबल होता है, ये ऑक्टेट होता है, लास्ट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेट बोलते हैं, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर होता है तो उसको क्या बोला जाता है, डुप्लेट बोला जाता है। समझ में आया। अब चलो इसको इरेज कर देते हैं, तो बात समझ में आया आप लोगों को, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं बताओ। अब अगर आप बात करो कि सर आप ये तो हो जाएंगे, हाँ एल्यूमिनियम का क्या होगा फिर, देखो इसको ऐसा ही लिख दे रहे हैं। तो देखो के में 2, इसमें 8 10 हो गया और लास्ट में 3, तो ये एल्यूमिनियम के केस में अगर बात कर सकते हो कि यहाँ पर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितना ना 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे ना, 8 लॉस 3 electrons to become octet to achieve
to achieve the electronic configuration of nearest noble gas नियॉन। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी क्या हो जाएगा फिर, तो वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम विल बी 3 +3, तो फिर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे +3। बात समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, चलो अब हम लोग क्लोरीन में आते हैं। तो देखो दोस्तों, क्लोरीन का अगर करेंगे तो KLM, तो क्लोरीन 2 8 और यहाँ पर क्या होगा 7। अब जैसे कोई नॉन मेटल है क्लोरीन, तो एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेंगे और ये बन जाएगा क्या, Cl-, और Cl- बनते ही इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कि नहीं बताओ, और जो कि किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, मतलब किसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स नंबर है, ये आपका आर्गन नियरेस्ट नोबेल गैस आर्गन में पहुंच जाएंगे, और क्लोराइड का वैलेंसी क्या हो जाएंगे -1, तो वैलेंसी क्या हो जाएगा यहाँ पर, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन -1, राइट। और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें दोस्तों यहाँ पर तो 7 होगा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा ना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बताओ, और कोई भी दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताएंगे आप लोगों को। वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी बता ही दिया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर आर्गन की अगर बात करें तो आर्गन में क्या होगा कि आर्गन में क्या है दोस्तों, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रहेगा, यहाँ पर आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है, और बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 8। तो देखो इसका ना 8 है ही ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस सेल में इसका 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, नाइदर इट लॉस इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन्स, तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे ना तो ये इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेंगे। तो इसीलिए इसका वैलेंसी क्या होगा, आपका वैलेंसी यानी कि कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 हो जाएंगे। कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगा इसका, कंबाइनिंग कैपेसिटी, बॉन्ड नहीं फॉर्म करेंगे किसी के साथ, बॉन्ड ये किसी के साथ भी फॉर्म नहीं करेंगे, तो इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यानी कि ये क्या रहेंगे, ये सिंगल एटॉमिक मॉलिक्यूल के हिसाब से रहेंगे, सिंगल एटॉमिक मॉलिक्यूल के हिसाब से ये रहेंगे, ठीक है, सिंगल एटॉमिक मॉलिक्यूल के हिसाब से ये रह जाएंगे, राइट। ऐसे हीलियम होता है, लाइक आर्गन, ऐसे एक एक करके रखते हैं, राइट, ऐसे नियॉन, ऐसे इसको कभी भी ऐसे नहीं लिखते हम लोग, ऐसे कभी भी नहीं लिखते, ठीक है। ऐसे हीलियम 2+ +1 प्रेजेंट होता है, ये अलग बात है, बॉन्ड ऑर्डर इन लोगों का होगा तो ये हायर क्लासेस में आप लोगों का, लेकिन अभी इन लोग सिंगल एटॉमिक ऐसा करके ही रहता है, तो इन लोगों को सिंगल एटॉमिक मॉलिक्यूल बोला जाता है। तो इन लोगों के पास मतलब कोई एफिनिटी नहीं रहेगा कि अकेले में ये लोग स्टेबल है, तो इसलिए बॉन्ड फॉर्म नहीं करते, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दिक्कत होता है आप लोगों को, उसके बाद देखो जब यहाँ पर दोस्तों ये सब इरेज कर दे रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि ये हो गया आप लोगों के पास लिखना और स्क्रीनशॉट जो भी ले रहे हो, मेरे हिसाब से आप लोग लिख लो, क्योंकि स्क्रीनशॉट रह जाता है फिर ऐसे। अब देखो यहाँ पर अगर कैल्शियम की बात करें तो क्या होगा, कैल्शियम में क्या एक इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ ऐड कर देंगे, नहीं, ये गलती मत करो आप लोग। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लग रहा है इसको आप लोगों को नेक्स्ट सेल में भेज देना है, ये चीज क्या ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका जैसे कि ये आपका के सेल है, एल है, एम है, तो ये एक जो इलेक्ट्रॉन है इसको आपको एम सेल में ना रख के एन सेल में भेज देना है। ध्यान से सुनना है ये चीज, क्योंकि आप लोग ये बोल सकते हो कि सर 2n² में तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, लेकिन दोस्तों ये जो मॉडल है ना, ये 2n² वाला फार्मूला का ये कुछ ड्रॉबैक्स है। जैसे कि हम लोग क्या नहीं कर सकते, एक सेल में दोस्तों 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रख सकते, ये आगे में जाके आप लोगों को पता चलेंगे जब इसको एडवांस फॉर्म में पढ़ोगे तब, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है यहाँ पर, और 8 से ज्यादा नहीं रख सकते, ठीक है। मिनिमम तो देख सकते हो आप लोग 2 और मैक्सिमम 8 रख सकते हैं, तो इसीलिए 8 से जब अधिक हो रहा है तो उसको अगले सेल में उस इलेक्ट्रॉन को मतलब भेज लो आप लोग। तो राइट, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या होगा, के, एल, एम और एन। तो देखो के में 2, 8, 8 और 1, तो इस हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो बुक में लिखा है। तो ये आपका वैलेंस सेल है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यही आपका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, यही आपका क्या है यहाँ पर
वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स। इस गलती में, इस गलतफहमी में मत रहो कि सर यहाँ पर 9 आ रहा है कि 2 8 और 9, ये 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ना रे ना, ये तो गलत हो जाएगा। ये मत लिखो आप लोग, यहाँ पर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 1 होगा। और इसीलिए कैल्शियम दोस्तों मेटल है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। देखो ये भी ध्यान में रखना है आप लोगों को कि जो कैल्शियम होता है वो मेटल होता है, तो मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं। और लॉस करेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, क्योंकि इसके बाद उसको क्या मिल जाएंगे ना, आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, इसको क्या मिल जाएंगे ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि K प्लस लिखते हैं। ध्यान से ये बात को देख लो आप लोग। अब देखो कैल्शियम में ही वही चीज होगा, कैल्शियम में भी अगर बात करो आप लोग तो K L M और N, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर 2 देना है, यहाँ पर 8 देना है और यहाँ पर 2 देना है। तो ये आपका हो जाएगा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएंगे ना, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेंगे। और आसपास की जो आपका नियरेस्ट नोबल गैस है आर्गन, तो उसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये अचीव कर लेंगे। और यहाँ पर कैल्शियम का जो वैलेंसी होता है ना दोस्तों, ये 2 प्लस यहां से आता है। ठीक है, तो इतना अगर डीपली कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट समझ लेंगे ना, तो उसको कभी भी दिक्कत ही नहीं होगा वैलेंसी को लेके। इसका अगले चैप्टर जो है ना दोस्तों, वहां पर वैलेंसी के ऊपर ही काम है। बहुत सारा डिफरेंट केमिकल फार्मूला लिखना है, तो वहां पर ये चीज बहुत काम में आएंगे आप लोगों का। अब देखो नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि ये ऑलरेडी 1 घंटा हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में दोस्तों यहाँ पर केमिकल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, वैलेंसी क्या होता है ऑलरेडी बता दिए, फिर भी नेक्स्ट क्लास में हम वैलेंसी से ही स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड पार्ट के लिए वेट कर लो आप लोग। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत ही जल्द दोस्तों। आशा करते हैं ये क्लास आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग लगा है। और आप लोग क्या एक काम करना है, यहाँ पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। ओके बाय।